नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप इस वक्त इस खास ऑडियो इंटरव्यू में मेरे साथ सुनेंगे बाड़मेर के भाजपा के कदावर नेता एडवोकेट स्वरूप सिंह राठौड़ को। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार नमस्कार निखिल जी, नमस्कार। हाल ही में भाजपा के नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, पहली प्रतिक्रिया उससे जानना चाहूंगा। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी का संघ देश के कार्यकर्ता है जी। जो पहले महामंत्री था जी। और अच्छा लड़का है और युवा है, वो संगठन का काम अच्छी तरीके से कर पाएगा। युवा पे ही बात करें, मुझे याद आता है कि कुछ साल पहले आपने एक डेजर्ट टाइम को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में आपने एक बात कही थी कि मैं भाजपा का वो युवा कार्यकर्ता था जिसने पहले पायदान पर जब मैं टिकट लेने की उम्र पर आ गया तब मैंने टिकट मांगी और तब मुझे कहा गया कि आप तो युवा हैं, टिकट बाद में भी मिल जाएगा। करते करते मेरी उम्र आज 65 साल से पार हो गई। अब कहते हैं कि युवाओं को मौका दो। क्या ऐसा ही कुछ इस सीन में भी तो नहीं है? ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन आपने पूछा है जी। इसका जवाब तो मैं क्या दे सकता हूँ, आपको समझ सकते हैं जी। ऐसा ये पार्टी जो आजकल जो जिस हिसाब से चल रही है, जिस स्ट्रेटेजी में, इस हिसाब से युवाओं को वो महत्व कुछ ज्यादा दे रही है। जी। उसमें जो पहले जो अनुभवी या पुराने जो कार्यकर्ता है जी। उनका वो दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे वो संगठन हो या अनुभव के आधार पर दूसरों को, युवाओं को चुनाव लड़ाना है, इस प्रकार से करती है और दूसरे लोगों को, हमारी उम्र के लोगों को भी टिकट देती है। जी। इसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है कि आप पार्टी इस पे विचार करे। आप में वो टीस कहीं रहती है कि जब मैं युवावस्था में मांगते मांगते आज मैं 60 प्लस हो गया हूँ लेकिन वो टिकट अब तक आपकी झोली में नहीं आया, तो इसकी कहीं टीस है? ये हर व्यक्ति की होती है जी। हर व्यक्ति की होती है। देखो, राजनीति में आने वाला जो कार्यकर्ता है जी, वो उसका उद्देश्य ये होता है हमेशा जी, कि मुझे भी टिकट मिले, मैं एमएलए बनूं, जो इसके अपने आप को योग्य समझता है। जी। और जब नहीं मिलती है तो एक मन के अंदर थोड़ी सी टीस रहती है, लेकिन अब ये है कि जो जिसके सिद्धांत और ईमानदारी के साथ में जो पार्टी से जुड़ा हुआ होता है वो इसी मार्ग पर चलता रहता है मरण। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो ये कहा गया बीजेपी ने कि जो जो जिला अध्यक्ष हैं वो टिकट मांगने की कतार में आवेदन ना करें। अगर ऐसा ही 2023 में हुआ तो ये जो जिला अध्यक्ष जिन्हें वर्तमान में बनाया गया, जो पिछले 5 साल से शिव विधानसभा में कोशिश कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि उनके साथ वही फॉर्मूला लागू होगा? मैं इसके संबंध में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये पार्टी का विषय है। वो उस टाइम में क्या सोच करके और किसको उचित समझे उसको टिकट दे सकती है। तो ऐसा अगर हुआ तो नहीं भी दे सकती है और पार्टी ने उचित समझा तो दे भी सकती है। कभी कभी देखो ये होता है, ये कोई एक्सेप्शनल केसेस के अंदर कभी कभी ये पार्टी डिसीजन ले लेती है, संगठन के अंदर रहा हुआ व्यक्ति है उसको दिया जाए। जी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अध्यक्षों को दी गई है और मुख्यमंत्रियों को दी गई है, फिर मुख्यमंत्रियों को अध्यक्ष भी रखा गया है। अब ये जो जितने भी अध्यक्ष है उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कोई मनाही है नहीं। जी। अब ये पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार जो है इस नियम को टिल्ट कर सकती है, कहीं करती है कहीं नहीं करती है। आज पार्टी युवाओं पर विचार कर रही है, लेकिन जिस वक्त आप युवा थे, राजनीति के सक्रिय कार्यकर्ता थे, थार रेगिस्तान में बीजेपी का कमल खिलाने के लेकर और उसके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का जो काम आपने किया है, तो कहीं लगता नहीं है कि तब युवाओं पर ध्यान देती तो आज आप जैसे कई अच्छे सैद्धांतिक नेता राजनीति में एक मुकाम पर होते? सैद्धांतिक नेता तो अभी भी हैं। ये मोदी जी की हमारी उम्र में विशेष कोई फर्क थोड़ा ही होगा।
हमारी चिंतन बैठक दी थी, उस टाइम में मैं युवा था और मोदी जी भी थे। और उस टाइम में युवाओं को ऐसा नहीं है कि युवाओं को अभी महत्व देना शुरू किया, तब से भी देती थी जी। पार्टी, तो उस टाइम में भी महत्व देती थी और आज भी देती है। और आज कोई एज नहीं है कि भाई जो बुजुर्ग हो गया है, जो अनुभवी कार्यकर्ता है या जिसको नहीं मिली है उसे बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया हो, ऐसा नहीं है। जी ये भी देती है, लेकिन एक समय के अनुकूल पार्टी जो है, राजनीतिक संगठन, ये चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करती रहती है। जी। तो उस टाइम में और अब टाइम में फर्क तो है। 2023 में जो आप लंबे समय से कोशिश करते रहे आपकी बाड़मेर कृषि विधानसभा से, 2023 में टिकट लेने वालों की कतार में आपका नाम भी शामिल किया जाए? कौन करे? आप? मैं खुद। आप क्या खुद अपने आप को अभी भी इस चीज के लिए तैयार मानते हैं कि शिव में आप? क्यों नहीं मानता जी। क्यों नहीं मानता? ऐसा क्या हो गया? अभी बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, जी। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। पार्टी ने उसे समझा कि भाई इसको इलेक्शन लड़वाना था, लड़ने के लिए तैयार हूँ। शिव में जो इलेक्शन 44 साल का निजी अनुभव है, संगठन का भी है, राजनीतिक अनुभव भी है। शिव में ऐसे कौन से मुद्दे जो आपको लगता है कि तब आपने कभी सोचा होगा कि इन मुद्दों पे काम किया जाना चाहिए, और आज इतने सालों बाद भी 44 साल बाद भी उन मुद्दों पर काम ढंग से नहीं हो पाया होगा? ऐसे कोई एक दो विषय आप बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल। जी बताएं। पानी की सबसे बड़ी समस्या, जी। ड्रिंकिंग वाटर। जी। एग्रीकल्चर के लिए पूरा हिंदुस्तान हरा भरा हो गया है, जी। लेकिन नहर को कुछ कारणों से लेकर के और अभी तक बंद किया हुआ पड़ा है। जैसे राजस्थान कैनाल जो गडरा रोड तक आनी चाहिए थी और एग्रीकल्चर पर्पज से आनी चाहिए थी, वो मुद्दा ठीक ढंग से अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। अभी तक चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी हो, जी। ये सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानता हूँ। लाखों रुपए अभी भी पीने के लिए पानी नहीं है। ठीक है, भगवान भला करेगा। अगर मोदी जी का जो अभी ये योजना बना रहे हैं कि 24 तक घर घर जल हो जाए जी। नल के माध्यम से, तो घर घर ये नल के माध्यम से जल अगर तो पहुंच जाता है, और शेखावत साहब जो अभी जल मंत्री है हमारे, जी। वो भी बेचारे इस पे मेहनत सीरियसली कर रहे हैं। अगर ये हो गया तो एक थोड़ा सा हो जाएगा, पीने को पानी मिल जाएगा। खेती के लिए लाखों बीघा जमीन यूं ही बंजर पड़ी है, पानी नहीं है। और डीएनपी के मुद्दे को लेकर के उसको रोक दिया गया। शिव में एक बड़ा मुद्दा डीएनपी का भी है, जिस पर आपने पूर्व में काम किया था। क्या नेशनल पार्क पर अभी भी वो चीज नहीं हो पाई राजनीतिक तौर पर जो होनी चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूँ। जी। कर रहे हैं कोशिश, हमारी पार्टी की कोशिश कर रहे हैं, तो राज्य सरकार तैयार नहीं है। राज्य सरकार जब कि अभी तक राज्य सरकार की तरफ से एक स्टेप नहीं उठाया गया है। कई कानूनी पेचीदगियां है जिसको एक सेकंड में हल किया जा सकता है। राजस्थान गवर्नमेंट ने रिपोर्ट मंगाई है, वो रिपोर्ट नहीं भेज रही है। मैं पहले जो आपको मैंने ये बताया था डीएनपी के मामले को लेकर के, जी। उसको लेकर के हमारा एक डेलीगेशन सीमा जन कल्याण समिति के माध्यम से मंत्री जी से मिला था, यादव साहब से। जी। भूपेंद्र जी यादव जी, वो अच्छे वकील भी रहे हुए सुप्रीम कोर्ट के। पहले भी मैं जब पार्टी संगठन में था तब उन्होंने बताया था, उन्होंने एक कोई टेक्निकल चीज मुझे बताई थी कि ये जो है डीएनपी जो है डेजर्ट नेशनल पार्क है, मैंने डेजर्ट नेशनल पार्क अपने आप में है ही नहीं, ये सेंचुरी है जी। तो इसको इश्यू को लेकर के और एक आर्टिफिशियल एक हर्डल क्रिएट की हुई है, उसको सरकार क्या नहीं कर सकती। सरकार के लिए एक सेकंड का काम है। तो क्या वहाँ के जो जन नेता हैं, जो वहाँ की आवाम पर अपनी नेतागिरी करते हैं, क्या वो भी इस मुद्दे को रख नहीं पाए? चाहे वो कांग्रेस के विधायक रहे हों, चाहे वो बीजेपी के विधायक रहे हों, अब तक जब से बना है डेजर्ट नेशनल पार्क, तब से लगाकर फिर आज दिन तक स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ आपको जी, फ्रैंकली जी, किसी भी नेता ने, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो जी, हो सकता है कि उनको इस संबंध में कोई कानूनी समझ नहीं हो, जिसकी वजह से इस मुद्दे को हल नहीं कर पाए हैं। इसीलिए मैं दोनों पार्टियों के नेताओं को दोषी मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। आप कानून विशेषज्ञ हैं, कानूनी तौर पर आप इस लड़ाई को आगे लड़ना चाहेंगे या लड़ रहे हैं? लड़ रहा हूँ,
जी लड़ रहा हूँ। इस पे लिखा भी मैंने कही है, इलेक्शन जब आएगा तो ये फिर मुद्दा उठेगा, जी। ये फिर मुद्दा उठेगा। ये चुनाव में इसको सुलझाया जा सकता है। ये मुद्दा और सिर्फ चुनाव में उठता है वकील साहब? जी, ये मुद्दा सिर्फ चुनाव में ही उठता है? ये पहले मैंने एक बार 6 महीने आंदोलन करके और उठाया था, जी लेकिन उस टाइम में अशोक जी थे मुख्यमंत्री, उस टाइम में भी अशोक जी थे। जी तो मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पे मिला भी था, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि वकील साहब ये अशोक जी मुझे अच्छी तरीके से नाम से भी जानते हैं, पहले हम साथ में पढ़े हुए, मेरे से 2 क्लास सीनियर थे, जी तो वो जानते थे। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा बड़ा पेचीदा भी है और सीरियस भी है, इसको कैसे करके अपन सुलझा सकते हैं। मतलब इसके ऊपर बैठ करके और अच्छी तरीके से अगर कोई निर्णय करना चाहे खुले दिल से तो हो सकता है। इसको लेकर के ही मैंने पहले उस टाइम में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, जी केंद्र से मेरे आंदोलन पे टीम भी आई थी। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट जो दी है जी वो आनंद फानंद ने सारी गलत दे दी, जी तथ्यों से बिल्कुल ही अलग था, एकदम अलग। जी। तो उसकी वजह से ये मामला उठा हुआ है। इसको लेकर कोई जनहित याचिका या इस तरह की कोई चीज हुई जा सकती है? की है जी वो जन याचिका की है। जी और उस जन याचिका में यहाँ का जो कृषक है उसके फेवर में इससे भी पहले क्या हुआ था कि किसी भी प्रकार के एग्रीकल्चरिस्ट जो किसान है उसके जितने भी राइट्स थे उसको उसके ऊपर स्टे कर दिया गया था, उसके अधिकार खत्म कर दिए गए थे। जी तो हमने रिट पेश की थी, उसके ऊपर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था। जी तो स्टे देने पे ये इसका निष्कर्ष निकलता है कि मतलब ये बहाल, पहले पूर्व स्थिति हो गई, मतलब अधिकार बहाल हो गए। जी लेकिन बीबी में जाकर के और फिर उन्होंने अपनी उस स्टे करवाने के लिए फाइल किया जी रिट। जी और दुर्भाग्य है कि उस टाइम में हमारी पार्टी के एडवोकेट होने के बाद में भी जवाब उस हिसाब से पेश किया कि वो स्टे खारिज हो गया। आज फिर जब कभी भी वन विभाग के जो लोग हैं जी एग्रीकल्चरिस्ट है उसको परेशान करना चाह रहे हैं, जी उसके हाथ में ऐसा एक हंटर दे दिया गया है, सर ऊंचा करे तो कोड़ा भी लगा सकते हैं, और कुछ लेने देने के ऊपर अगर झुक करके और चले तो उसको छोड़ दिया जाता है, फिर सर ऊंचा किया जाता है तो फिर कोड़े पड़ते हैं। ये इस प्रकार से जी। तो कुल मिला के ये एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया, राजनीतिक मुद्दा बन करके रह गया। ये बात सही है। चलिए सिंसियरली और सीरियसली किसी मुद्दे ने जनता की जो भावना है उसकी संवेदनशील तरीके से आज दिन तक इसको कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है। क्या एक इंसान जो है वो अपने खातेदारी की भूमि के अंदर एग्रीकल्चर के राइट से बेदखल किया जा सकता है? उसका जब वो खातेदारी रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है और वो उसका पोजीशन है, उसके उपरांत भी पानी है नहीं, ट्यूबवेल कर नहीं सकते, बिजली नहीं दे सकते, रोड नहीं बन सकती, उस टाइम में एक ग्रेड की रोड को रोक दिया गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कोई भी हो इसमें उसको संवेदनशील होना चाहिए कि इस रोड को लेकर के और इसी रास्ते से सारी कल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशन अगर स्ट्रेंड हो जाए तो कैसे पहुंचेगी वहाँ? जी आपने रोक दी है उस रोड को। तो ये सारी की चीजें हैं, इनको संवेदनाएं तो जगनी चाहिए नेताओं की, इस विषय को लेकर के थोड़े संवेदनशील बनना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। नहीं हो रहा। वैसे राजस्थान में कहते हैं कि 5 साल लोकतंत्र की परिभाषा यही हो गई कि 5 साल तेरे 5 साल मेरे, तो आने वाला 23 ये उम्मीद करते हैं कि बीजेपी का टर्म है। तो क्या इस लेकर ज्यादातर जो लोग टिकट मांग रहे हैं, मैं शिव विधानसभा में बात करूंगा, जिन्हें शायद वहां की भौगोलिक स्थितियों का, वहां के मुद्दों का, वहां के जनगण मन का एहसास नहीं, लेकिन वो टिकट लेने की कवायद इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि इस बार 2023 बीजेपी का है, मोदी बड़ा चेहरा है, गुजरात का चुनाव का असर होगा, तो क्या आपको लगता है कि आधे से ज्यादा नेता तो टिकट की दौड़ में वो हैं जिन्हें जनगण मन का एहसास नहीं? क्या ऐसा है? 101% सत्य जी।
101% सत्य मैं मानता हूँ इस चीज में। तो ये मान करके चलते हैं कि अभी तो मोदी जी हैं। जी कोई भी हमारी पार्टी जैसे बीजेपी, मैं बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और आज भी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। जी लेकिन व्यवहारिक तौर से ये बात कहने में मुझे किसी प्रकार की कोई गुरेज नहीं है जी कि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं जी उनमें से अधिकांश लोग टिकट मांगने वाले वो हैं जिनको यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अंदर जनता की समस्याओं का इतना ज्ञान नहीं है जितना एक नेता को होना चाहिए, एक उम्मीदवार को होना चाहिए। जी। आपको नहीं लगता कि अब चुनाव जो है वो काफी खर्चीला और महंगा भी बना दिया गया है? अनाप शनाप, क्या वजह है इसकी? बस इसी एक शब्द में आप समझाइए, अनाप शनाप खर्चीला हो गया है, अनाप शनाप। जिसके अंदर जो सिद्धांतवादी आदमी है, जो ईमानदार आदमी है, जिसने जीवन के अंदर ईमानदारी पे चला और जिसने इतना पैसा नहीं कमाया है और जिसका एंगल ये कभी नहीं रहा कि पैसा कमा करके बाई हुक एंड क्रुक और चुनाव लड़ूंगा, तो ऐसे जो व्यक्ति है वो पीछे छूट जाते हैं। जी और उसके अंदर मैं भी एक हूँ। जी। आपने भी बीजेपी में कई दौर देखे हैं, बीच में हाँ। बीजेपी से बाहर भी हुए हैं। जसवंत सिंह जी का बड़ा साथ देने का खामियाजा आपने भी भुगता। जी। फिर वापस बीजेपी में है ना? हाँ, मैं उस टाइम में कुछ गलत तरीके से मेरा निष्कासन कर दिया गया था। जी जो पार्टी के ही कुछ लोग थे, कुछ दूसरे थे, उन्होंने गलत तथ्य पेश करके और कर दिया। और बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं तक मैं उस टाइम में शॉर्ट पीरियड में पहुंच नहीं पाया। लेकिन जैसे इलेक्शन नजदीक आए जी और देखा कि इस आदमी को साथ में रखना पार्टी के साथ में जरूरी है, इसके साथ में अन्याय हुआ, तो पार्टी के लोगों को एहसास हुआ कि गलत तरीके से इसको निकाला गया है। जी। और ये पार्टी का एक सिद्धांतवादी कार्यकर्ता और संघ का स्वयंसेवक भी रहा हूँ मैं, तो इसलिए मुझे उन्होंने फिर वापस लिया। तो मैंने कभी जाकर के ये नहीं कहा कि मुझे वापस ले लो। स्वरूप सिंह जी, चुनाव के अंदर स्वरूप सिंह जी, ऐसा नहीं लगता कि आपके तमाम जो 40-45 साल का जो आपका अनुभव है, पार्टी उसका इस्तेमाल सिर्फ चुनावों के दौरान ही कर रही है? पिछले 1, 2, 3 चुनावों में ऐसा ही हो रहा है? चुनावों में ही काम लिया जाता है कार्यकर्ताओं को ज्यादातर। चुनावों के बाद वैसे तो पीरियड जो होता है वो ठंडा पीरियड चलता है जी। और जब चुनाव आते हैं तो दिमाग में ये रहती है, हर पार्टी की रहती है, मेरा ही नहीं है, कांग्रेस वालों का और बीजेपी सभी का ये रहता है कि कौन सा आदमी ठीक है जो चुनाव में बेहतरीन तरीके से सहयोगी हो सकता है, उसको पिक कर लेते हैं। चलिए बाड़मेर जिले में बात करें, एक अंतिम सवाल मेरा, बाड़मेर जिले में बात करें तो पिछले 5 साल में विपक्ष में रहते हुए बीजेपी जिले में कांग्रेस को कितना घेर पाई, उस पर कुछ रोशनी डालेंगे? जैसा राजस्थान लेवल के ऊपर दूसरे जिलों में जैसे घेरा है, वैसी स्थिति बाड़मेर की है। कुछ मुद्दों को लेकर के पार्टी ने जो कार्यक्रम, जो पार्टी की तरफ से, प्रदेश संगठन की तरफ से जो कार्यक्रम दिए हैं यहाँ के संगठन को जी, तो उन्होंने उसको सफलता के साथ में निभाने की कोशिश तो की है। जन आक्रोश कितनी जुड़ी कितनी नहीं जुड़ी इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जन आक्रोश रैली में जो रथ भेजे गए, उन रथ पर नेता ज्यादा थे और जनता कम थी, ऐसा लोगों का कहना है। आपका क्या मानना है? अब लोगों का कहना ही मानना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जो रैलियां हैं वो सफल हुई है। जन आक्रोश है लोगों में? जन आक्रोश भयंकर है, ये फिर आपको बता दूं। कांग्रेस को लेकर या जन आक्रोश जी, बीजेपी को लेकर या कांग्रेस को लेकर? नहीं, कांग्रेस को लेकर के, बीजेपी को लेकर किसी प्रकार। बीजेपी के हाथ में क्या है जी, जो योजना है, जो सरकार के पास में जो है वो सरकार लागू करेगी। जो सरकार की विकास की योजना है वो धरातल के ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट ही उतारेगी। बीजेपी तो उतारने से रही और नहीं उतारती है तो बीजेपी का फर्ज रहता है उसका विरोध करे जनता के हित को लेकर के। मोटे तौर पर आप मुझे वो 3 मुद्दे बता सकते हैं जिसको लेकर बाड़मेर की जनता मौजूदा कांग्रेस सरकार को लेकर आक्रोश में है? देखिए, एक तो क्या है कि जो
सेंट्रल गवर्नमेंट ने और पहले जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो काम किए थे जी वैसे काम ये गवर्नमेंट कर नहीं पाई है। जी दूसरा ये है कि 5 साल जो उन्होंने बिताया है वो आपसी लड़ाई में वो तो बिताया है, जी जनता की सार संभाल बहुत कम की है। जी ये 2। और तीसरा मुद्दा ये है जिसके अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम कर रही थी उसके ऊपर गलत तरीके से बयानबाजी करके वो कितने ही संवेदनशील और चाहे मिलिट्री से संबंधित हो, धारा 370 से संबंधित हो, जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उनके ऊपर पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को सकारात्मक व्यू अपने रखने चाहिए थे, न रख करके उसका विरोध जो किया ये भी अपने आप में आगे आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और ये कांग्रेस को लेकर भी कूदेगा। 2023 की तैयारियां शुरू हो गई? आपकी तैयारी चालू है। चलते चलते आपकी तैयारी भी जान लेना चाहता हूँ। 2023 शुरू आपके लिए कैसा और क्या तैयारी? हम जनता के बीच में जाएंगे और सरकार के, केंद्र सरकार के जो मुद्दे हैं उसको उजागर करेंगे और यहाँ के जो स्थानीय जो मुद्दे हैं जो जिनके संबंध में अभी तक काम नहीं हो पाए हैं उसको लेकर के मैं जनता के बीच में जाऊंगा और जनता से निवेदन ये करूंगा कि जो नेता आपने जो जिता करके भेजे हैं वो नहीं कर पाए हैं जी। और इन मुद्दों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, एक्वेंटेड हूँ और मुझे आप जिता करके अगर भेजेंगे तो मैं उनका